इस साल आमिर खान की नई आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जिसकी कहानी एक इंग्लिश फिल्म से ली गई है। बहुत सोच समझकर फिल्म बनाने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अगर ये फिल्म की है तो इसकी क्या खास वजह है, वही चीज हम इस फिल्म की कहानी के बाद आपको बताएंगे। जी तो दोस्तों, ये फिल्म है 1994 में आने वाली फिल्म फॉरेस्ट गंप। फिल्म के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स बस स्टॉप पर बैठा है और बस का इंतजार कर रहा है। इसका नाम फॉरेस्ट गंप है। उसको देखकर लगता है कि उसके अंदर बचपना है। इस दौरान एक औरत उसके साथ बेंच पर बैठती है। वो इस औरत के जूतों को बड़े गौर से देखता है और वो उसको बताता है कि कभी मेरे पास भी ऐसे ही जूते थे। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फॉरेस्ट गंप छोटा होता है। उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर आई है। डॉक्टर उसको अजीब से जूते पहनाता है जिसमें स्टील के राड लगे हैं। साथ ही डॉक्टर उसकी माँ को बताता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। वो अभी इन जूतों के साथ चलना शुरू कर देता है, मगर उसको चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। उसकी माँ उसको सहारा देती है और हौसला बढ़ाती है। वो कहती है, अगर खुदा सबको एक सा बनाता तो तुम्हारे पाँव ऐसे ना बनाता। तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे खास हो। हालांकि ये सच नहीं है, मगर उसकी माँ ने उसके अंदर एक मुस्बत सोच डाल दी है। फॉरेस्ट गंप का स्कूल में दाखिला भी नहीं हो रहा क्योंकि उसका IQ लेवल कम है, वो ज़हीन नहीं है। स्कूल टीचर कहता है उसको माजूर बच्चों के स्कूल दाखिल कराओ, मगर उसकी माँ सेटिंग करके वहाँ उसका दाखिला करा देती है। जब वो पहले दिन स्कूल के लिए बस में आता है तो उसको कोई भी बच्चा साथ सीट पर बैठने नहीं देता। तभी एक लड़की जेनी उसको साथ सीट पर बिठा लेती है और इस तरह से फॉरेस्ट गंप और जेनी की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट गंप के वालिद नहीं है। वो अपनी माँ के साथ जिस घर में रहता है वो बहुत बड़ा है और उसकी माँ गुजर बसर के लिए लोगों को अपने घर में ठहराती है। वहीं एक दिन उनके घर एक सिंगर रहने आता है। ये कोई आम सिंगर नहीं, बल्कि इसका नाम एल्विस प्रेस्ली है। एल्विस प्रेस्ली के बारे में हम बताते चले कि ये 1960 की दहाई के बेहद मकबूल एक्टर और सिंगर थे, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन ने भी उनको कॉपी किया था। एक दिन एल्विस प्रेस्ली गिटार बजा रहे थे तो फॉरेस्ट गंप उसके पास आकर झाड़ू के सहारे एक फनी सा डांस करता है। ये बड़ा अजीब और फनी है, मगर एल्विस प्रेस्ली को ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जब फॉरेस्ट गंप अपनी माँ के साथ बाजार में था तो टीवी पर एल्विस प्रेस्ली को वही डांस के फनी मूव करते देखता है और यही फनी स्टेप्स करके एल्विस प्रेस्ली पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। ये बात ना तो फॉरेस्ट गंप को और ना ही उसकी माँ को समझ आती है। वहीं अब फॉरेस्ट गंप और जेनी अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन जब ये वॉक कर रहे थे तो वहाँ इनकी क्लास के 3 बच्चे आ जाते हैं। वो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं जिससे वो गिर जाता है और जेनी उसको सहारा देकर उठाती है और कहती है भागो। वो बच्चे भी अपनी अपनी साइकिलों पर उसका पीछा करते हैं और कहते हैं तुम एक बेवकूफ हो। वो अपने जीप से जूतों के साथ भागता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार तेज होती जा रही है और उसके जूतों के साथ स्टील की लगी हुई राड टूटती जा रही है। अब उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई है, इतनी तेज कि वो बच्चे साइकिल पर सवार होकर भी उसको पकड़ नहीं पाते और अब उसको पहली बार पता चलता है कि वो बिजली की रफ्तार से भाग सकता है। जेनी अक्सर रात को फॉरेस्ट गंप के पास सोने के लिए आ जाती है। वो उसको झूठ कह देती है कि उसके घर कुत्ता है जिससे उसको डर लगता है। वहीं अब फॉरेस्ट गंप और जेनी बड़े हो चुके हैं। जो बच्चे उनको बचपन में तंग करते थे वो अब भी उनको परेशान करते हैं। वो तीनों लड़के फिर से फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं, मगर इस बार वो जीप पर सवार होते हैं और जेनी फॉरेस्ट गंप को कहती है भागो। वो भागना शुरू कर देता है। वो तीनों लड़के भी उसको पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से पीछा करते हैं, मगर फॉरेस्ट गंप तो बिजली की रफ्तार से भाग रहा था, कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता। वो भागते भागते एक फुटबॉल ग्राउंड में से गुजरता है जहाँ पर मैच हो रहा था और ये अमेरिकन फुटबॉल है जो रग्बी की तरह लगता है। यहाँ पर एक प्लेयर फुटबॉल पकड़कर गोल की तरफ भागता है, मगर फॉरेस्ट गंप उसको भी पीछे छोड़ता हुआ बड़ी स्पीड से गुजरता है। यहाँ का जो कोच होता है वो पूछता है ये कौन है। उसको बताया जाता है कि ये यहाँ का एक लोकल इडियट है, इसका नाम फॉरेस्ट गंप है। कोच को उसकी स्पीड बेहद पसंद आती है और वो उसको कॉलेज की फुटबॉल टीम में रखने का फैसला करता है, मगर इसलिए उसको कॉलेज में दाखिला लेना होगा। हालांकि वो अभी स्कूल में ही है, उसने स्कूल पास नहीं किया और वो बार बार फेल हो जाता है। फिर भी उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार की वजह स्कूल से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो कॉलेज की फुटबॉल टीम में है। यहाँ उसे सिर्फ ये पता है कि उसको सिर्फ भागना है, उसको बाकी की गेम के बारे में कुछ मालूम नहीं। जब भी उसके हाथ में बॉल आता है तो वो भागना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसको ये मालूम नहीं कि कहाँ पे रुकना है। कभी कभी तो वो फुटबॉल लेकर सीधा घर भाग जाता है, मगर उसके कोचेस तो इस बात से खुश हैं कि उनकी टीम मुसलसल जीत रही है, सिर्फ फॉरेस्ट गंप की स्पीड की वजह से। फॉरेस्ट गंप की स्पीड की वजह से वो बहुत से
मैचेस जीत जाते हैं। अब फॉरेस्ट गंप पूरे अमेरिका में बेहद मशहूर हो चुका है। इस वजह से उसको ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह अगले 5 साल तक फॉरेस्ट गंप कॉलेज के ग्राउंडों में फुटबॉल लेकर भागता रहता है। उसे सिर्फ ये पता है कि उसे फुटबॉल लेकर भागना है। 5 सालों बाद वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है और उसे कॉलेज से डिग्री भी मिल जाती है। फॉरेस्ट गंप कहता है, मैं तो सिर्फ भाग रहा था और भागने के बदले मुझे डिग्री मिल गई। फॉरेस्ट गंप जब अपनी माँ के साथ होता है तो एक आर्मी ऑफिसर उसको फौज में भर्ती की पेशकश करता है और वो फौज में भर्ती हो जाता है और अब वो एक आर्मी सोल्जर है। जब वो आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो घर से बस में सवार होता है जिसमें और भी ट्रेनिंग वाले सोल्जर जा रहे थे। वो ड्राइवर के पास जाकर कहता है, मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है। तो ड्राइवर उससे कहता है, यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, गंदी नाली के कीड़े पीछे जाकर बैठ जाओ। फॉरेस्ट गंप बहुत मासूम होता है, उसका ज़हन बच्चों जैसा है। वो पीछे चला जाता है सीट पर बैठने के लिए, मगर कोई भी उसको साथ बिठाने को तैयार नहीं। तभी एक काला सा, मोटा सा और गोल सा आदमी उसको कहता है, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। उसका नाम बब्बा है। वो उसको बताता है कि आज तक मेरे खानदान ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो काम है झींगों का। मैं भी झींगों का काम करना चाहता था और एक बोट खरीदना चाहता था, मगर मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती है और मेरी माँ की माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और मैं भी झींगे ही पकाना चाहता हूँ। दरअसल बब्बा सिर्फ एक बात ही करता है और वो बात है झींगों की। अब ट्रेनिंग दिखाई जाती है, सबको गन असेंबल करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ से फॉरेस्ट गंप अपनी गन को फौरन ही सबसे पहले असेंबल कर लेता है। ये देखकर उसका सीनियर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है, आर्मी की तारीख में इतने कम वक्त में कभी भी किसी ने भी गन असेंबल नहीं की और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और यकीनन तुम्हारा IQ लेवल भी कमाल का होगा। फॉरेस्ट गंप कहता है, ओके सर। अब एक रात को जब फॉरेस्ट गंप अपने बेड पर सो रहा होता है तो वो एक मैगजीन में जेनी की नंगी तस्वीर देखता है जिसकी वजह से उसको कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। अब फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर जेनी के पास जाता है। वो एक नाइट क्लब में बगैर कपड़ों के परफॉर्म कर रही थी और कुछ लोग उसको तंग कर रहे थे। तब फॉरेस्ट गंप उनको मारना शुरू कर देता है और जेनी उसको कहती है कि तुम हमेशा मुझे बचा नहीं सके। दरअसल जेनी अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी राह से भी भटक गई है। फॉरेस्ट गंप उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसको कहती है, तुम्हें प्यार के मतलब का नहीं पता। याद है बचपन में हमने एक प्रेयर की थी कि हम चिड़िया बनकर दूर कहीं उड़ जाएं। ये बात करते करते वो पुल के जंगले पर चढ़ना शुरू कर देती है और नीचे देखना शुरू कर देती है। दरअसल उसके दिल में खुदकुशी के ख्यालात आ रहे थे। फॉरेस्ट गंप कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सुनकर जेनी जंगले से उतर जाती है और उसी वक्त वहाँ एक गाड़ी आ जाती है। जेनी उन लोगों के साथ जा रही थी। तभी फॉरेस्ट गंप उससे कहता है, वो लोग मुझे वियतनाम जंग पर भेज रहे हैं। तो जेनी उसके पास आकर कहती है, वादा करो कि जब भी जान का खतरा हो तुम वहाँ से भाग जाओगे, तुम हीरो बनने के चक्करों में नहीं पड़ोगे। फॉरेस्ट गंप उससे वादा कर लेता है। फिर इसके बाद फॉरेस्ट गंप और उसके साथियों को वियतनाम जंग पर भेज दिया जाता है। उसके साथ बब्बा भी है। बब्बा वहाँ पहुंचकर झील देखकर कहता है, जब हम वियतनाम पर कब्जा कर लेंगे तो हम यहाँ झींगे पकड़ने आएंगे। मेरे पास एक बढ़िया मंसूबा है, हम एक कश्ती खरीदेंगे 50-50 पार्टनरशिप में। हम समंदर में जाकर बहुत से झींगे पकड़ेंगे, हमें घर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी कश्ती में ही रहेंगे और झींगे ही खाएंगे। बब्बा तो सिर्फ झींगों की बात करता है। फॉरेस्ट गंप कहता है, ये अच्छा आइडिया है, हम जरूर करेंगे। एक दिन जब ये लोग जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और ऊपर से बमबारी भी शुरू हो जाती है। इनके बहुत से साथी मर जाते हैं और बहुत से जख्मी भी होते हैं। तब फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। उसका सीनियर इंचार्ज भी उनसे भागने का कह रहा था। तब फॉरेस्ट गंप वहाँ से अपने दूसरे साथियों के साथ भागना शुरू कर देता है। वो जब गोली की रफ्तार से भागता है तो कुछ देर बाद वो देखता है कि वो तो अकेला है, उसके साथी उसके साथ नहीं है। तो वो वापस आ जाता है और अपने साथियों को एक एक करके जंग वाली जगह से निकाल लेता है। इनमें एक लेफ्टिनेंट डेन था जो इनका इंचार्ज भी है, जिसने लड़ाई के दौरान इनको भागने के लिए कहा था, और बब्बा भी है जिसको गोली लग गई थी मगर वो बच नहीं पाता और वो वहीं मर जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जंग के दौरान साथियों को बचाते हुए फॉरेस्ट गंप के बट पर भी गोली लग गई थी, मगर वो यहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है और उसको किसी बात की भी परेशानी नहीं। वो एक आइसक्रीम लेफ्टिनेंट डेन को भी देता है जो साथ वाले बेड पर है। वो फॉरेस्ट गंप से नफरत करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट गंप ने जंग में उनकी जान बचाई थी और अब उनकी दोनों टांगे काटी गई हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो बच पाए। तभी फॉरेस्ट गंप देखता है कि एक जख्मी वहाँ पे पिंग पोंग खेल रहा था
तो वो उसके पास जाता है। तो वो जख्मी सोल्जर उसको बताता है कि ये गेम खेलना बहुत आसान है, सिर्फ तुमने बॉल पर नजर रखनी है, इससे तुम्हारी नजर हटनी नहीं चाहिए। और बस फॉरेस्ट गंप फिर वही पिंग पोंग खेलना शुरू कर देता है। बस वो उस जख्मी सोल्जर की बात को ज़हन में रखता है कि बॉल से नजर नहीं हटनी चाहिए, और धीरे धीरे वो अपनी गेम को इतना अच्छा बना लेता है कि बाकी के सब जख्मी सोल्जर भी इसको प्रैक्टिस करता देखते हैं। अब फॉरेस्ट गंप को जंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मेडल दिया जाता है। वो मेडल लेने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात जेनी से भी होती है। जेनी अब नशे की आदी हो गई है और वो हिप्पी बन गई है। इन लोगों के साथ रहती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे करते हैं और वियतनाम जंग को रुकवाना चाहते हैं। यहाँ पर जेनी एक शख्स के साथ रिलेशन में रहती है जो उससे झगड़ा करते हुए एक थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गंप ये देखकर गुस्सा में आकर उस शख्स को बुरी तरह से मारता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रात भर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और पैदल चलते रहते हैं। चलते चलते जब वो सुबह को वापस आते हैं तो वही शख्स जेनी को मिलता है और मनाकर साथ ले जाता है। जाने से पहले फॉरेस्ट गंप अपना मेडल जेनी को दे देता है। यहाँ पर ये फिर से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वहीं पर फॉरेस्ट गंप अब इतना अच्छा पिंग पोंग खेलता है कि नेशनल लेवल तक का प्लेयर बन जाता है, साथ ही वो बेहद मकबूल भी हो जाता है। अब उसको पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो टीवी इंटरव्यू में कहता है, मुझे ऐसे ही इतनी दूर खेलने के लिए भेज दिया है, ये तो मैं अपने मुल्क में भी खेल सकता था। यानी उसको पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है और अब वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है। वो एक दिन जब फॉरेस्ट गंप शहर में घूम रहा था तो उसको लेफ्टिनेंट डेन मिलता है जिसकी दोनों टांगे कट गई थी। वो अपनी जिंदगी और फॉरेस्ट गंप दोनों से नाराज होता है। वो इससे कहता है, तुम एक बेवकूफ हो और सरकार ने एक बेवकूफ को मेडल दिया है। तो फॉरेस्ट गंप कहता है, यस सर। फिर फॉरेस्ट गंप कहता है, जब मैं सर्विसेज से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक शिप खरीदूंगा और उसका कैप्टन बनूंगा और फिर झींगे पकड़ूंगा, क्योंकि उसने बब्बा से वादा किया था। तो लेफ्टिनेंट डेन खूब हंसता है और कहता है, अगर तुमने शिप खरीदा और कैप्टन बने तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। दरअसल लेफ्टिनेंट डेन को यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो वक्त आ जाता है जब उसको सर्विसेज से रिटायर कर दिया जाता है। वो पूछता है कि अब मैं पिंग पोंग नहीं खेल पाऊंगा, तो उसे बताया जाता है कि कम से कम आर्मी में तो नहीं। इसके बाद फॉरेस्ट गंप सीधा बब्बा के घर जाता है और उसकी मॉम को बताता है कि मैंने बब्बा से वादा किया था कि हम मिलकर एक बड़ी सी कश्ती खरीदेंगे और मिलकर झींगे पकड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, क्या तुम पागल हो? फॉरेस्ट गंप को आर्मी से 25,000 मिले थे जिनसे वो एक बड़ी सी कश्ती खरीदता है और झींगे पकड़ने का काम शुरू कर देता है। मगर कई दिनों की मेहनत के बाद भी कोई भी झींगा नहीं पकड़ सकता। तो एक कश्ती वाला उसको कहता है, तुमने अपनी कश्ती का कोई नाम नहीं रखा, इसीलिए इस पर नफुसत छाई हुई है। अब वो अपनी कश्ती का नाम रखता है जेनी, यानी वो इस दुनिया में जेनी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन वो समंदर के किनारे लेफ्टिनेंट डेन को बैठे देखा है तो वो खुशी के मारे चलती हुई अपनी कश्ती को छोड़कर समंदर में छलांग लगा देता है और तैर कर किनारे लेफ्टिनेंट डेन के पास आ जाता है। लेफ्टिनेंट डेन कहता है, मैंने वादा किया था कि जब तुम कश्ती खरीद कर कैप्टन बनोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने को आऊंगा। मैं अब आ गया हूँ, मगर तुम कभी भी ये ना सोचना कि मैं तुम्हें सर कहूंगा। फॉरेस्ट गंप कहता है, यह सर। उसी वक्त उसकी कश्ती जिसको वो चलता छोड़कर समंदर में कूद गया था आकर किनारे से टकराती है। फिर वो दोनों मिलकर झींगे पकड़ने शुरू कर देते हैं, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद वो एक भी झींगा नहीं पकड़ पाते। तब लेफ्टिनेंट डेन कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि झींगे कैसे पकड़े जाते हैं। मगर लाख कोशिशों के बाद भी जाल में सिर्फ कचरा ही फंसता है। एक रात जब ये दोनों बहुत दूर खुले समंदर में होते हैं तो रात को एक बहुत बड़ा तूफान आता है। अगली सुबह जब ये किनारे पे वापस आते हैं तो वहाँ पर सारी कश्तियाँ तूफान के बायस टूटी हुई होती हैं और अब समंदर में एक ही कश्ती बची है जो कि फॉरेस्ट गंप की है, यानी बोट जीनी। अब उनके मुकाबले में कोई भी कश्ती नहीं है, इसलिए सारे झींगे इन्हीं को मिलते हैं। ये इतने झींगे पकड़ते हैं कि बहुत अमीर हो जाते हैं और बहुत सी और भी कश्तियां खरीदते हैं और एक कंपनी खोल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं बाबा गम, जो पूरे अमेरिका में मकबूल मशहूर हो जाती है। एक रात जब फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है तो वो चलती हुई कश्ती से छलांग लगाता है और फिर भागते हुए अपने घर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और माँ के पास रहकर उनकी खिदमत करता है। मगर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। तब वो फैसला करता है कि अब वो लेफ्टिनेंट डेन के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो यहाँ पर घास काटने की नौकरी शुरू कर देता है। और एक दिन उसको लेफ्टिनेंट डेन का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है,
अब सारी जिंदगी तुम्हें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ में एप्पल कंपनी का लेटर पैड होता है जिस पर मुआहदा दर्ज होता है। दरअसल लेफ्टिनेंट डेन ने ये पैसा एप्पल कंपनी में लगाया था। फॉरेस्ट गंप को ये लगता है कि लेफ्टिनेंट डेन ने ये सारा पैसा किसी फल फ्रूट कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मगर जो कुछ भी था उसको इसकी कोई परवाह नहीं। अब ये दोनों मिलीनियर बन गए हैं। फॉरेस्ट गंप को जो पैसा मिलता है वो 3 हिस्सों में बराबर बांटकर एक हिस्सा चर्च को दे देता है, दूसरा हिस्सा बब्बा की फैमिली को और तीसरा हिस्सा एक अस्पताल को देता है जहाँ झींगे और मछलियाँ पकड़ने वालों का इलाज होता है। बब्बा की माँ भी अब बहुत अमीर हो चुकी है। पहले वो लोगों के घरों में काम करती थी, मगर अब खुद उसकी मुलाजमा है। मगर फॉरेस्ट गंप बहुत उदास रहता है। वो हर वक्त जेनी को याद करता है। एक दिन जेनी वापस आ जाती है। उसे नहीं पता कि जेनी वापस क्यों आई है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जेनी की पूरी जिंदगी बड़े दुख में गुजरी थी। उसकी माँ नहीं थी और उसके बाप ने बचपन में उसको बहुत परेशान किया था। जवानी में वो नशे में पड़ गई और गलत रास्तों पर चल पड़ी, मगर वो फॉरेस्ट गंप के पास आ गई है और अब ये दोनों सारा दिन घूमते रहते हैं और फॉरेस्ट गंप बस उससे बातें करता रहता है और जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। एक रात फॉरेस्ट गंप उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो जेनी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। फिर रात को जेनी उसके रूम में आती है और उनके दरमियान इंटरकोर्स होता है। अगली सुबह जब फॉरेस्ट गंप उठता है तो वो देखता है कि जेनी एक बार फिर से उसे दूर चली गई है। फॉरेस्ट गंप का वही दिया हुआ मेडल वो वहाँ पर छोड़ जाती है। अब फॉरेस्ट गंप का दिल करता है कि वो भागे, तो वो भागना शुरू कर देता है और वो कई दिनों, महीनों और सालों तक भागता ही रहता है। हर जगह लोग उससे पूछते हैं कि वो भाग क्यों रहा है। दरअसल मुसलसल भागने की वजह से वो बहुत मशहूर हो गया होता है। उसके भागने के पीछे कोई मकसद नहीं था, बस उसका तो दिल कर रहा था भागने को और वो भाग रहा था। इसके पीछे और भी बहुत से लोग भाग रहे होते हैं। सबको लगता है कि उसका कोई खास मकसद है और फॉरेस्ट गंप को भागते भागते 3 साल 2 महीने और 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं। फिर वो अचानक एक दिन रुक जाता है और सब लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, मगर वो सिर्फ ये कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। और वो घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद उसको जेनी का लेटर मिलता है जिसमें उसके घर का एड्रेस होता है और जेनी ने उसको अपने पास बुलाया होता है। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ बस स्टॉप पर वो एक औरत को एड्रेस दिखाकर पता पूछता है। वो औरत उसको बताती है कि इस जगह जाने के लिए तुम्हें बस पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पास ही है। तो वो फौरन से भागकर वहाँ पहुँच जाता है और उसको जेनी मिलती है और वो उसको अपने बेटे से भी मिलवाती है। वो कहती है इसका नाम गंप है और ये तुम्हारा बेटा है। दरअसल ये फॉरेस्ट गंप का ही बेटा है। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। जेनी उसको बताती है कि वो बीमार है, उसके जिस्म में किसी किस्म का वायरस है। फॉरेस्ट गंप उसको कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारी खिदमत करूंगा। जेनी उससे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और फॉरेस्ट गंप हाँ कह देता है। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है और उनकी शादी में लेफ्टिनेंट डेन भी आता है और अब उन्होंने भी शादी कर ली होती है। उन्होंने मसनूई टांगे और पैर भी लगवा लिए होते हैं जिनसे वो चलकर वहाँ आते हैं। शादी के कुछ देर के बाद जेनी की डेथ हो जाती है। फॉरेस्ट गंप की जिंदगी अब छोटे फॉरेस्ट के गिर्द घूमती है। वो उसे भागना, मछली पकड़ना और पिंग पोंग खेलना सिखाता है, उसे कहानियां सुनाता है। साथ ही वो जेनी को भी बहुत याद करता है। आखिर में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप बचपन में जिस तरह स्कूल बस में स्कूल जाया करता था, ठीक वैसे ही उसका बेटा भी स्कूल बस में स्कूल जा रहा है। मगर उसका बेटा छोटा फॉरेस्ट बहुत ज़हीन होता है। फॉरेस्ट गंप दुनिया की नजर में बेवकूफ था, मगर बचपन में उसके डांस को कॉपी करके एल्विस प्रिस्ली मशहूर हो गए। इसके बाद वो स्कूल में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बना और नेशनल लेवल तक हिला। इसके बाद उसने फौज में सबसे पहले गन असम्बल की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसे फौज से बहादुरी का मेडल मिला और साथ ही वो पिंग पोंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी बना और फौज से रिटायर होकर झींगों के कारोबार में खूब कामयाबी हासिल की और बहुत सा पैसा कमाया और एप्पल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। और जब उसने रनिंग की तो पूरे दिल से की, क्योंकि उसका दिल कर रहा था और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और अपना नाम रोशन किया। इसलिए वो फॉरेस्ट गंप जिसका आईक्यू लेवल कम होने की वजह से उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो दुनिया में मशहूर हो गया और जिंदगी के हर मैदान में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उसने जिंदगी में जो भी काम किए पूरे दिल से और पूरे मन से किए और पूरी तवज्जो से फोकस होकर किए। अगर कोई भी इंसान इस तरह से काम करे तो वो जरूर कामयाब होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आखिर तक वीडियो देखने का शुक्रिया और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।